इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से सीधे आप स्टूडियो में उपलब्ध विशेषज्ञ से अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकें हैं। आज के हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम का नंबर रहेगा 01744221322। किसान भाई फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज के हमारे फ़ोन इन का विषय रहेगा गर्मियों में पशुओं की देखभाल। इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दीपचंद, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पबनावा से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो भाइयों, आओ सुने कार्यक्रम फ़ोन इन। सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम फ़ोन इन, और इस कार्यक्रम में हम लावे हर बार एक ऐसे विषय जो आवश्यक है समय, परिस्थिति, मौसम के हिसाब से, ताकि जो हमारे किसान साथी हैं उनकी कोई भी समस्या न रहे। क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारा किसान है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत किसान ही आर्थिक रूप से विकसित देश की कल्पना करवा सकता है। आज की इस कड़ी में हमारा विषय रहेगा गर्मियों के मौसम में पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर दीपचंद, जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय पपनावा कैथल के अंदर। जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है उनको बता दें कि हमारा स्टूडियो का फ़ोन रहेगा 221 322। जो साथी मोबाइल से या कुरुक्षेत्र से बाहर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे उनके लिए STD कोड आवश्यक होगा, और STD कोड है 01744, यानी फ़ोन 01744 221 322। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, मौसम पलटा है, गर्मी बढ़ी है और आगे और ज़्यादा गर्मी बढ़ने की उम्मीद है, लू की उम्मीद है, और जैसे जैसे बढ़ती गर्मी का प्रभाव वो मनुष्यों के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर, वैसे ही जो पशुओं को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि बहुत महंगा पशु है अब तो, और बहुत महत्वपूर्ण, वैसे तो शुरू से महत्वपूर्ण है, लेकिन अब जैसे जैसे कीमतें बढ़ती चली गई है और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ऐसे में हम किन किन बातों का ख्याल रखें कि अपने पशुओं को हम गर्मी से बचा सकें? सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। जैसा कि आप जानती हैं कि देश में है ना अलग अलग तरह के मौसम चलते ही रहते हैं, और मौसम का प्रभाव आदमी पे भी होता है और पशु पे भी होता है। आदमी अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है, पशु को आदमी की सहायता से बचाना पड़ता है जी। तो वो पशु के लिए, जैसे आजकल जो गर्मी का मौसम है, अभी मार्च से शुरू हो चुका है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ये पास ही गाँव है जी, हरिजयपुर कुरुक्षेत्र के पास ही है। अपना नाम? सुखदेव सिंह। सुखदेव जी, क्या पूछना है? जो 3 महीने बहने के हैं जी। अच्छा। वो कभी कभी चिट्टा जेरा देवा कोई बहन तो नहीं। अच्छा, कौन सा ब्याह गिरुआ? पहले बारी खाल का ब्याह है? आज जेरा दिया सवेरे जी। बेसन तेल पिलाया मैंने उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मी है ना। अच्छा, जो ये जो चिट्टा जेरा दे रही है कितनी मात्रा में है? थोड़ा है, ज्यादा है? इतना ज्यादा नहीं, 100 ग्राम 150 ग्राम। आपने ये चेक करवा रखी है कि ये क्या बनी है? हाँ जी। अच्छा, ये कई बार है ना वजाइना का इन्फेक्शन हो जाता है, जो बाहर का हिस्सा होता है ना बच्चेदानी का, उसमें थोड़ा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा जो है। हाँ जी। कई बार है ना जो पशु के प्रजनन अंग होते हैं ना, उसके बाहरी हिस्से में
कई बार इन्फेक्शन हो जाता है थोड़ा बहुत जी। या तो एक बार उसको आप है ना चेक करवा लो कितनी की दिक्कत है। अगर मान लो थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो टाइम के हिसाब से ठीक हो जाएगी। बहुत कम है जी, दिक्कत ज्यादा नहीं है। हाँ तो वो है ना थोड़ी बहुत दवाइयाँ देनी पड़ेगी उसको, एंटीबायोटिक होंगी, कुछ उसकी सूजन की दर्द की होंगी, तो उससे जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी साहब। तो जो पशु हैं उनको मुझसे की जरूरत पड़ती है। हाँ, जैसे जैसे अब गर्मी का मौसम बढ़ेगा, मार्च के बाद तो टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है जी। मार्च से लेके और जून अंत तक, जब तक कि 1-2 बारिश ना हो ले जी, तो जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। कहीं कहीं एरिया में तो आप देखोगे कि 45 डिग्री तक है टेम्परेचर जी। तो जो टेम्परेचर का प्रभाव है ना पशु पे बहुत ज़्यादा है जी। जैसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई लू चल रही जी। लू का प्रकोप पशुओं पे भी बहुत है जी। अब लू जो अगर पशु को लग जाए तो उसके क्या लक्षण रहेंगे, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा जी। जब हम देखते हैं भाई लू चल रही है और पशु को लू लग गई तो सबसे पहले तो यही होगा कि पशु का जो पाचन क्रिया है ना उस पे इफेक्ट आएगा, वो खाना पीना कम कर देता है पहले की अवस्था में। हाँ, कम कर देगा। और जब हम बाहर से ही देखेंगे पशु थोड़ा सुस्त नजर आएगा, चलने फिरने में दिक्कत रहेगी। उसके बाद आप देखोगे कि पशु है ना छांव की तरफ जाता है जी। तो अगर हम ये देखें, और पहली जो स्टेज होती है ना जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती पशु में यही लक्षण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिक्कत बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, लू लगेगी तो उसमें क्या होगा कि पशु है ना मुंह खोल के सांस लेगा, सांस की जो रफ्तार है ना वो बढ़ जाएगी। अच्छा। और सांस की रफ्तार बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर उससे भी नहीं मेंटेन होया तो फिर क्या होगा कि वो जीभ बाहर निकाल के सांस लेगा जी। श्वसन क्रिया पे असर पड़ेगा। उसके बाद दूसरा अगर आप लक्षण देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई इसका जो पल्स रेट है जो वो बढ़ जाएगी उसकी जी। तो इससे भी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर वो जैसे खाना पीना कम करेगा तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि दूध भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारे लक्षण पशु को है ना, ये सारे लू गर्मी लगने के हैं। तो सबसे पहले से बात आई लू लगने की, तो उसमें ऐसा क्या करें कि लू लगे ही ना। हाँ, जैसे पहली बात तो ये है कि अगर हम यही है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी। भाई हम पहले प्रिवेंट कर लें, बीमारी ना हो, तो ये सबसे अच्छी बात रहेगी जी। क्योंकि इसमें क्या है, पैसे भी नहीं लगेंगे, पशु की सेहत भी ठीक रहेगी। बीमार होगा तो पशु कमजोर भी होगा, पैसे का भी नुकसान रहेगा, प्रोडक्शन का भी लॉस हो जाएगा। तो प्रिवेंशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें है ना जो किसान भाइयों के लेवल पे जो इंटरवेंशन हो सकती है कि भाई वो क्या क्या करे कि पशु को बचाया जा सके। सबसे पहले तो आप ये देखो कि पशु को आप ऐसी जगह बांधे जहाँ पे उसको डायरेक्ट हवा ना लगे, लू ठीक, थोड़ी रुकावट हो। अगर सीधी हवा लगेगी लू की, रुक के आए ताकि उसका तापमान बदल जाए थोड़ा। हाँ, थोड़ी रुक के लगे। अगर मान लो हम खुले में बांध देंगे और लू चल रही है तो सीधी हवा पशु पे असर डालेगी जी। तो ऐसी व्यवस्था हो कि पेड़ हो, छायादार पेड़ हो, थोड़ी सी रुकावट हो जी। पहली व्यवस्था तो यही करें जी। फिर उसके बाद पशु को पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की बड़ी कमी होती है उस टाइम शरीर में। डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले ले। हेलो। हेलो जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सहरसा से बोल रहे हैं। नाम? बलदेव सिंह है जी। बलदेव जी, क्या पूछना है? रीना से 15 मार्च में ब्याई थी जी। 15 मार्च को ब्याई थी? अच्छा। हाँ, दो महीने का दूध ठीक दिया, एक क्षण में दूध नहीं आ रहा जी। यानी आप क्या 15 मई तक उसने दूध दिया, अप्रैल तक, उसके बाद उसको दूध में दिक्कत आ गई। 4-5 दिन हो गए जी, दूध नहीं आ रहा क्षण में। अच्छा, जो थन है उसमें सूजन भी है क्या? ना जी, सूजन कटड़े को नहीं लगाती जी। कटड़े को नहीं लगाती, दर्द भी है? हाँ, दर्द भी है जी। अच्छा, तो ये दूध भी कम हो गया?
एक उसी में कम हो रहा होगा ना जी? उसी में कम है जी। हाँ, आपने कोई टिक्के टुक्के भी लगवाए हैं? दवाई दी थी जी, टिक्के तो लगवाए। अच्छा, या तो जो है ना इसका सबसे बढ़िया उपचार तो ये है कि आप एक बार दूध का टेस्ट करवा ले। अच्छा जी। फिर 3 दिन का कोर्स रहेगा, दवाई होगा। अच्छा जी। फिर वो आपने करवाना पड़ेगा, उसके बाद ये ठीक होगी। क्योंकि ये है ना थनैला का लक्षण है इसमें। दूध कम होना, थन में सूजन होना, लोटी में सूजन होना, हाथ लगाते हैं तो वो टच नहीं कर, वो छूने नहीं देता, पशु कूदता है। ये सारे लक्षण उसके थनैला के हैं। तो आप हाँ बोलो। हाँ जी डॉक्टर जी, एक बंदा कह रहा था रोटी कपड़ दबाव में आ गई है, इस करके रुक रही है वो डॉक्टर को। हाँ, वो है ना जो थनैला रोग है ना, वो मेन कारण यही है कि कई बार थन या लोटी दब जाती है, या जो कटड़ू है ना जोर से मुंह मार देता है थन में, लोटी में, तो वो है ना उसमें चोट हो जाती है। तो फिर मल्लम लाए थे जी, वो इसमें आराम नहीं करेगा। मल्लम से बात बनेगी नहीं। आप है ना एक बार दूध टेस्ट करवा के इसके जो कीटाणु आएंगे ना, उसके हिसाब से टिक्के लगेंगे इसके। अच्छा जी। क्योंकि इसमें कीटाणु बड़े तरह के होते हैं। फिर अगर आप पहले ही टेस्ट करवा लोगे ना कि भाई ये कीटाणु है, और उसी के हिसाब की जो टिक्के बनेंगे वो लग जाएंगे। फिर उससे एक तो आप है क्या बताओ, क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं जो गाँव में डॉक्टर नहीं आया, अस्पताल खाली है, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। सारसा में कोई डॉक्टर नहीं आ रहा इस टाइम? कोई बात नहीं, आप है ना यहाँ कुरुक्षेत्र की जो लैब है ना, उसमें दूध का सैंपल ले जो, वहाँ पे चेक करवा लो। अच्छा। उसकी जो रिपोर्ट आएगी ना, उसके हिसाब से वो टिक्के लिख देंगे। अच्छा जी। फिर आप वही ट्रीटमेंट करवा लेना। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दोस्तों, बात चल रही थी कि लू में जहां हमने सीधी हवा को रोकना, वहीं पानी का विशेष महत्व है। हाँ, पानी का, क्योंकि अगर है ना पशु को ठंडा ताज़ा पानी मिलता रहेगा ना जी, तो उसके शरीर का जो तापमान है उसको मेंटेन करने में उसका बड़ा योगदान है जी। पानी भी ऐसा हो कि भाई अगर मान लो ताज़ा पानी, बिल्कुल ताज़ा ठंडा पानी मिल जाए तो वो भी ठीक, वही ठीक है। क्योंकि अगर आपने सुबेरे पानी भर दिया और अगर वो खूड जिसमें पानी है चबच्चे में अगर धूप है उसके ऊपर, तो गर्म हो जाता है जी। तो गर्म पानी तो देखो पिलाना चाहिए नहीं, पशु को बड़ा नुकसान करेगा वो। तो कितने दिन में कितनी बार पानी पिलाना चाहिए? वैसे तो देखो, आप देखो कि आदमी को भी बार बार प्यास लगती है। पहले एक फोन ले। हेलो जी, नमस्ते। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गाँव हिरण चप्पर जी, सतपाल पंजेटा बोल रहे हैं। वाह पंजेटा जी, क्या हाल चाल है आपके? एक बछड़ी है जी, मटकी भी खावा और काश किरण जहाँ कपड़े खावा जी। ज्यादा हम तो न्यू पूछ रहे, आपके क्या हाल है? मेरा तो ठीक है जी, बढ़िया है। अच्छा, सुन रहे जी आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे। अच्छा तो बछड़ी कितनी बड़ी है? होगी जी 2.5 साल की। 1.5 साल की है। वो कपड़े खावा है? कपड़े भी पकड़ ले जी और मट्टी भी खावा। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है जो है ना, जवार ने चाट गिरा जी। जो ये आप लक्षण बता रहे हो ना, ये होता है कि भाई उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं। अच्छा जी। या उसका दूसरा कारण हो सकता है कि भाई ये मिनरल मिक्सचर जो होते हैं ना, वो कम हो उसके शरीर में। तो इन 2 कारणों से मेन है, ये जो 2 कारण, इनकी वजह से ये लक्षण है। एक तो आप इसकी डिवर्मिंग करेंगे, पेट के कीड़ों की दवाई दे देंगे। अच्छा जी। उसके बाद एक मिनरल मिक्सचर आप लेके किसी भी कंपनी का बढ़िया सा, तो आप ये 20-20, 30-30 ग्राम खिलाओगे ना, ये दिक्कत दूर हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ, ये जरूरी है, आप इसको प्रायोरिटी पे लेना। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सब पानी जब पिलाएं, कितनी बार पिलाएं दिन में एक पशु को लोग? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका। देखो, पानी तो ऐसा है कि बार बार प्यास लगती है, गर्मी ज़्यादा है, पशु बोल नहीं सकता कि मुझे पानी पिला दो। अगर हो सके तो पानी उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, जब भी उसकी इच्छा हो पी ले। लेकिन तो कुंडली में बंधे हैं। हाँ, कुंडली में बंधे हुआ है, लेकिन फिर भी आप है ना कोशिश करो दिन में 3 से 4 बार उसको पानी दी जाए। क्योंकि 3 से 4
3 या 4 बार तो आपने जरूर देना पड़ेगा। दिन में 2 बार तो आपको जरूर दिखाना पड़ेगा, सवेरे शाम अलग से, दिन में 2 बार जी, यानी 4 बार लगभग 4 बार तो पानी जरूरी है गर्मी के मौसम में। हाँ, तो मतलब ये तो थी पहला कि हवा का, दूसरा पानी का, और किसी से ख्याल रखना है। और जो तीसरी बात है ना, अगर हम मान लो उसको पशु को शेड में रख रहे हैं जी, शेड में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी, क्योंकि वो डायरेक्ट हवा से भी बचेगा और धूप से भी बचेगा जी, क्योंकि अगर धूप में होगा तो उसका तो बहुत खतरनाक असर है जी। तो जैसे पशु को हम शेड में रखते हैं तो कोशिश करें जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, जहाँ से सीधी हवा पशु पे लगती है, उस पे आप है ना जो बोरी होती है अपनी जी, उसको भिगो के लगा दें जी। उससे 2 फायदे रहेंगे। एक तो पशु को डायरेक्ट गर्म हवा नहीं लगेगी और जब वो बोरी के अंदर से पास होगी, गिल्ली बोरी के, जी, तो ठंडक भी मिलेगी, वो पशु के लिए लाभदायक है। जी। जो आजकल हम देखते हैं कि जो शेड होते हैं पशु के, जी, वो चद्दर के होते हैं, जो जैसे जापानीज चद्दर के बना दिए, वो शीट है ना बड़ी जल्दी गर्म होती है जी, और वो जैसे ही गर्म होगी वो है ना कई गुना बढ़ के पशु के ऊपर असर डालती है शरीर पे। जी। तो एबेस्टस की सीट आती हैं, उनकी बनवाओ आप छत। जी। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो अगर उसके ऊपर आप है ना पराली भूसा डाल दे, जी, 3-4 सेंटीमीटर मोटा कर दे, क्योंकि वो पेनिट्रेशन धूप की कम हो जाएगी, जी, तो वो भी बढ़िया रहेगा। तो ये बात हुई कि शेड का। अब सब एक समस्या और आती है, एक तो आती है गर्मी के मौसम में दस्तों की, एक आती है गर्म सर्द की। तो गर्म सर्द में नहाने का भी एक अहम रोल है। किस समय नहाइए, कैसे नहाए, थोड़ा क्या ध्यान रखें? ऐसा है, देखो गर्मी ज़्यादा होती है जी, और शरीर को ठंडा रखना जरूरी है जी। तो वही बात आपकी है कि हम ज़्यादा पशु को बार बार तो नहला नहीं पाएंगे जी। हो सके तो पशु को कम से कम 3 से 4 बार जरूर नहलाएं। अच्छा। एक तो सवेरे जी, एक हो सके तो 10 बजे से पहले पहले एक बार दोबारा से जी, फिर शाम को। और अगर आपके पास आसपास जोड़ होते हैं, जो अब तो थोड़े कम हो गए हैं, अगर जोड़ अवेलेबल हो तो उसमें डाल देंगे तो पशु को वो तो सबसे अच्छी बात है उसके लिए। क्योंकि जो हमारे श्रोता हैं वो सिंगल पशुपालक भी हैं जिसके पास एक पशु है, और डेयरी उद्योग वाले भी हैं। अब डेयरी उद्योग वाला तो वहाँ जाएगा नहीं जोड़ में, तो उसको वहीं रखने हैं। हाँ, वहीं तो उसको वहीं पे 3-4 बार तो जरूर न लाए। 3 से 4 बार तो जरूर न लाए। और आप एक बात को और ध्यान रखें, जब भी आप पशु को नहलाने के लिए जा रहे हो, या मान लो कई बार होता है कि आपने नहलाना है और किसान भाई क्या करते हैं, पानी की जो आई है टंकी उसमें पाइप लगाया और उसके ऊपर डाल दिया पानी। ये तरीका गलत है। उससे होता क्या है कि इस पशु का शरीर एकदम से गर्म होता है। जी, जैसे मैं वहीं आया था कि तभी गर्म सर्द का रूप। हाँ, तो वो है ना फिर वो बीमारी का रूप ले लेता है। जैसे आदमी अगर पसीने में नहा लेगा तो बीमार हो जाता है। यही कंडीशन पशु के साथ भी है। पहले क्या करें, पहले तो आप पानी का टेम्परेचर देख लें, भाई ठीक है ठंडा है। उसके बाद थोड़ा गिल्ला हाथ करके, थोड़ा कपड़ा गिल्ला करके उसके शरीर पे एक बार पशु के, हाँ, और उसको 2 मिनट रुकने दें। फिर उसके पैरों की तरफ से पानी मारते मारते शरीर की तरफ आए, सर की तरफ जाए। अगर आपने सीधा पीठ पे पानी डाल दिया एकदम से, जो पसीने तो रहेंगे ही, तो उसको तुरंत गर्म सर्द हो जाएगी और पशु बीमार हो जाएगा। जी, तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। पहले खुरों में पानी मारते थे ना, तो उसका यही कारण था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इसी मौसम में दस्त की समस्या भी हो जाती है थोड़ा सा। हाँ, दस्त क्या होता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पशु का शरीर अपनी पूरी ताकत, अपने शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए जाता है। जी। उसके बाद क्या होता है कि पानी में और पेशाब में इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। जी। तो उससे क्या होता है कि शरीर का जो एसिड बेस बैलेंस होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी। फिर उसमें दस्त की शिकायत भी बन जाती है। तो जैसे बच्चों में हम ORS के घोल देते हैं, जी, वो दें, साफ ताज़ा पानी दे। जी। और जो चारा है ना, सुपाच्य हो, हरा चारा हो। बहुत ज़्यादा तूड़ी सूख कर देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले ही पशु को दस्त है, उस
जो सूखा चारा उसमें इतने विटामिन्स, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, तो वो है ना फायदा कम नुकसान ज़्यादा करता है जी। तो सुपाच्य उसको हरा चारा दे और पौष्टिक और ऊर्जावान हो जी, जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो और हजम अच्छे से हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो दस्त से भी बचे रहेंगे। एक थोड़ी सी धारणा होती है इस मौसम में कि भी सरसों खल जितनी मर्जी खाओ ठंडी होती है, वही ठीक रहेगी, बाकी हम सब कुछ देना भूल जाते हैं पशुओं को। नहीं, अगर मान लो किसी आदमी को अगर घी पिलाते रहें और दूसरा भोजन ना दे तो वो तो देखो शरीर के लिए ठीक नहीं है जी। तो इसीलिए जो संतुलित भोजन होता है ना वही देना जरूरी होता है। खल भी दे आप, खल के लिए मनाही नहीं है, लेकिन उसके साथ में हरा चारा, विटामिन के लिए पाउडर आते हैं, मिनरल मिक्सचर के लिए आते हैं, नमक दें, पानी पूरी भरपूर मात्रा में दें, हरा चारा दें, सूखा कम से कम रखें और सुपाच्य दें, तो ये सिर्फ खड़ से बात बनेगी नहीं। जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देश से खोला है उनको बता दें कि आज का जो हमारा विषय है वह है गर्मियों के मौसम में पशुओं की देखभाल, और हमारे बीच हैं डॉक्टर दीपचंद जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय पपनावा कैथल के अंदर, और हमारा फ़ोन नंबर है 221-322। अगर आपके पशुओं से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इस फ़ोन पे सीधा संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन सी गर्मियों में समस्या आ सकती है पशुओं को जिसका हम ख्याल रखें? गर्मियों में इसके अलावा जैसे लू की समस्या के बाद अगर आप देखोगे मक्खी मच्छर भी काफ़ी होते हैं जी, और चिच्चड़ की भी बड़ी समस्या आती है पशुओं में। तो ये 2-3 बड़ी ज़्यादा दिखते हैं जिसमें पशु है ना परेशान रहता है चिच्चड़ों की वजह से, मक्खियों की वजह से। उनका भी आप जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो ले चलो। जैसे जैसे लू बढ़ेगी मक्खियाँ तो थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन चिचड़ियाँ रहती हैं। हाँ। तो चिचड़ियों का जो है ना जो रूटीन में जो होता है कि भाई जो सरकारी हॉस्पिटलों में भी जो सप्लाई होती है वो ले आएँ, उससे है ना उससे अच्छे से नहला दें, चिचड़ियों की दवाई लगा के साफ कर दे, पशु को चाटने ना दे, और उसके बाद पशु को नहला दे। उससे भी काफ़ी समस्या का समाधान हो जाएगा चिचड़ी की। एक प्रैक्टिस देखी है कि लोटी से चिचड़ी तोड़ी और गोबर की उसमें सूट दी, ठीक है ना, और फिर कहते हैं चिचड़ी दोबारा लग गई। ऐसा है, ये जो चिचड़ी की समस्या है तो बड़ी भयंकर समस्या है जी। देखो किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि भाई चिचड़ी को तोड़े ना जी, क्योंकि जब हम चिचड़ी को खींचते हैं ना तो चिचड़ी के जो जिससे वो चिपकी होती है ना उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, जो उसके अंग होते हैं, वो खून में ही रह जाते हैं जहाँ से वो खून पी रही है। तो वो है ना वो पशु को नुकसानदायक है। वो अगर 1-2 चिचड़ियाँ तो बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, लेकिन ज़्यादा चिचड़ियाँ होना तो दवाई का उपयोग करें, दवाई ही समाधान है। कुछ साथी दवाई तो लगाते हैं लेकिन साथ में जो दीवार है कच्ची है उसमें। हाँ, अब जैसे आप बता रहे थे कि चिचड़ियाँ नहीं जाती, अगर आप देखोगे तो जो पशु बाड़ा होता है ना वो कच्चा रहेगा, कच्चा ही होता है जी। उसके दीवारों में छेद होंगे, क्रैक्स होंगे। क्या होता है जब किसान भाई दवाई लगाता है चिचड़ियाँ पशु से उतर के और उन दीवारों में घुस जाती है। 5-10 दिन जब तक आप देखोगे दवाई का असर है तब तक तो वो पास में नहीं आएगी, छुपी रहेगी। जैसे ही वो दवाई का असर खत्म होगा फिर वो आके लग जाएंगी। तो ये है ना जो दीवारों में जो गड्ढे होते हैं, छेद होते हैं, पहले उनका इलाज जरूरी है। उनकी लिपाई करवा दे पहले। हाँ, उनकी लिपाई करवा दे, वहाँ साफ सफाई करवाएं, दवाई डलवाएं चिचड़ी मरने की, तो पहले उनका समाधान हो जाएगा। फिर आप पशु पे लगा दे, फिर चिचड़ी की सब समस्या बहुत कम हो जाएगी। तो कितने दिन बाद हम दोबारा दवाई लगा सकते हैं? देखो चिचड़ियों की है ना 2 तरह की दवाई आती है। एक तो शरीर पे लिक्विड में होती है, पानी में मिला के लगा सकते हैं जी। एक आती है इंजेक्शन के रूप में जी। अब इसका कोई टाइम शेड्यूल तो बनता नहीं, क्योंकि क्या है कि 15-20 दिन जब तक दवाई का असर रहेगा महीना, तब तक तो चिचड़ी आएगी नहीं, फिर आ जाएगी। तो इंजेक्शन वाले में तो ये है, लेकिन जो दवाई हम शरीर पे लगाते हैं उसका तो असर मान लो 5 दिन 10 दिन रहेगा, 5 दिन लगा लो, नहला देंगे, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर आगे लग जाएंगे।
तो वो तो फिर कई बार लगानी पड़ती है। हफ्ते के बाद उसको लगा दें, जब भी चिचड़ी लगे दिखेगी फिर लगानी पड़ेगी वो तो। और कोई ऐसा उपाय नहीं है कि दवाई है बस उसको लगाओ तो जड़ेंगी मरेंगे जो है। हाँ, दवाई का असर आएगा, उससे वो मर जाती है जी। तो संतुलित आहार का भी विशेष महत्व होता है इस मौसम के अंदर। तो संतुलित आहार में हम क्या क्या चीज़ लेना चाहेंगे? देखो, इस जो ये समय गर्मी का, उसमें आप देखोगे कि अगर हम पशु को ऐसा भोजन दे जो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा जी, तो उस भोजन को अगर हमने दिया तो बाहर भी गर्मी है, पशु के अंदर जो गर्मी ज़्यादा पैदा करेगा वो उसका टेम्परेचर और बढ़ाएगा। तो इस मौसम में तो जो सुपाच्य है जिसमें ताकत ज़्यादा है तो हरा चारा दें, जैसे पहले बताया मिनरल मिक्सचर दें। वही खनिज लवण का कितना महत्व रहेगा, कितने मात्रा में आम पशु देने चाहिए? खनिज लवण का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे जैसे शरीर से पानी निकलता है, पसीनों में बार बार पशु पेशाब जाता है, तो उसके क्या है कि उसमें उसका पशु का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो जैसे बच्चों के लिए ORS के घोल आते हैं, उस तरह के पैकेट अगर आप पिलाएं पशु को, एक पैकेट पानी में मिला के, और साथ में मिनरल मिक्सचर दें, पानी काफ़ी मात्रा में पिलाएं जब तक उसकी इच्छा है पशु की, 4 या 5 बार दिन में ज़रूर दें, तो इन चीज़ों से बहुत बचाव रहेगा। तो खनिज मिनरल का तो बहुत ज़्यादा रोल है। तो किसान साथी अगर इन सब बातों का ख्याल रखें तो अपना जो कीमती महत्वपूर्ण पशु है उसको बचा सकते हैं गर्मी को। तो डॉक्टर दीपचंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। यह तो बातचीत सुन रहे थे किसान भाई फोन इन पे डॉक्टर दीपचंद, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पबनावा से गर्मियों में पशुओं की देखभाल पे। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।